हेलो दोस्तों, तो हमने शुरू कर रखा था लक्ष्य बुक फर्स्ट ग्रेड, जिसमें हमने गुप्त काल पूरा कर लिया था, मुगल काल आर्थिक व्यवस्था और हमारा टॉपिक चल रहा था मुगल स्थापत्य कला, जिसमें हमने बाबर और हुमायूं की स्थापत्य कला पढ़ ली थी। आज हम बात करेंगे अकबर कालीन इमारतों की, एकदम सचित्र वर्णन करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अकबरकालीन इमारतें, उसके उदार संग्रहशील मन ने सब ओर से कलात्मक विचार एकत्रित किए। अकबर ने ईरानी धारणा को अपने माता पिता से ग्रहण किया था। ईरानी धारणा को ग्रहण किससे किया था? माता पिता से। अकबर के माता पिता हुमायूं और हमीदा बानो बेगम थे। हिंदू धारणा राजपूतों से वैवाहिक संबंध के कारण ग्रहण की थी, यानी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे इसने राजपूतों थे। तो हिंदू धारणा वहाँ से परिणाम स्वरूप उसके भवनों में हिंदू और ईरानी दोनों शैलियों का मिश्रण मिलता है। यानी मेन बात यह है कि अकबर के कालीन जो इमारतें हैं उसमें हिंदू और ईरानी दो शैलियां मिलती हैं। अकबर के काल में भवन निर्माण में लाल बुलबुले पत्थर और शैतीरों का अधिकतम प्रयोग हुआ है। एक नंबर पे जो इमारत बनाई थी अकबर के काल में वो था हुमायूं का मकबरा। दोस्तों हम पढ़ते हैं अकबरकालीन इमारतें। हम अकबरकालीन इमारतों को इस प्रकार याद करेंगे कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हम पहले इनका सचित्र वर्णन करते हैं। इसमें से मैंने पीडीएफ बनाई हुई है, उसको हम याद करते हैं, फिर ये बुक का है वो फर्स्ट पढ़ेंगे हम। पहले हम इनकी इमारतों को सरसरी नजरों से देख लेते हैं, बाद में इसका गहराई से अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि अकबर ने कहाँ कहाँ है जो स्थापत्य कला शुरू करी। तो यहाँ पे दिल्ली में एक तो बनाया हुमायूं का अकबरा। हुमायूं का अकबरा यानी अपने पिता का अकबरा सबसे पहले इसने अपने काल में बनवाया था। हुमायूं का अकबरा जो हमीदा बानो बेगम थी, यानी हुमायूं की बीवी थी, उसने बनाया था। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं का अकबरा बनवाया दिल्ली में। दूसरा आता है जो महामंगा थी, अकबर की दाई थी, उसने खैरुल मंजिल मस्जिद का निर्माण किया था। इसको हम ट्रिक से आराम से याद करेंगे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि कहाँ-कहाँ कौन-सी इमारतें हैं। तो दिल्ली में 2 इमारतें हैं, हुमायूं का अकबरा, खैरुल मंजिल मस्जिद, ठीक है? फिर 2 पाकिस्तान में यानी लाहौर किला बनाया था और एक बनाया था अटरू किला, यानी पाकिस्तान में 2 हैं, अटक का किला और लाहौर किला। हमारे राजस्थान में भी एक किला बनाया था, अजमेर किला यानी मैंगनीज दुर्ग, ठीक है? फिर इनकी जो स्थापत्य कला है वो यूपी में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यूपी में यमुना के बाएँ किनारे पर बनाया एक तो लाल किला कहाँ पे है? आगरा में है और इसके अंदर छोटी-छोटी इमारतों का यानी मस्जिदों का निर्माण किया। फिर यूपी में बनाई फतेहपुर सीकरी और एक था इलाहाबाद का किला, जो अकबर द्वारा निर्मित जो इमारतें हैं उसमें सबसे बड़ा था इलाहाबाद का किला। अब हम विस्तृत चर्चा करते हैं। अब हम इन इमारतों की एक-एक की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो ये है हुमायूँ का मकबरा, कहाँ पे है? दिल्ली में है हुमायूँ का मकबरा। 1556 में हुमायूँ की मृत्यु हो गई थी, ठीक है? 1556 में हुमायूँ की मृत्यु हो गई थी और इसका निर्माण शुरू किया था 1570 में। 1570 में हुमायूँ के मकबरे का निर्माण हुआ था, यानी मृत्यु के 14 साल बाद में निर्माण करवाया था। इनकी बेगम थी हमीदा बानो बेगम, ठीक है ना? यानी बेगा बेगम कह दो या फिर हमीदा बानो बेगम कह दो, तो बेगा बेगम ने इसका निर्माण किया था, यानी इनका नाम था बेगा बेगम। बेगा बेगम के पास में क्या थे? बैग भर के पैसे थे और इसने ये बैग भर के किसके पास गई? यानी एक नाम आता है मिर्ज़ा गयास बेग। क्या नाम आता है? मिर्ज़ा गयास बेग। यानी बेगा बेगम किसके पास गई? बेग के पास गई, ठीक है ना? यानी ये याद रह जाएगा इसे, बेगा बेगम नाम है इसका और इसके वास्तुकार कौन है? गयास बेग, मिर्ज़ा गयास बेग, यानी बेग ही बेग नाम है। हाजी बेगा बेगम ने निर्माण करवाया और किससे करवाया? गयास बेग से करवाया। 1570 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हो गया था। यानी यह मुगल वास्तुकला में दोहरा गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है। दोहरा गुंबद का मतलब ये है कि एक तो अंदरूनी वो इसके ये गुंबद हो गया और एक दूसरा कौन-सा हो गया? ऊपर हो गया। यानी हुमायूँ का मकबरा प्रथम इमारत है जिसमें दोहरा गुंबद प्रयोग किया गया भारत में। इस मकबरे में 2 ईरानी विशेषताएँ दिखती हैं। एक विशेषता सो कौन-सी है? दोहरे गुंबद वाली और दूसरी विशेषता ये है कि जो इसके अंदर के कमरे हैं, वो आपस में गलियारों से जुड़े हुए हैं, जिसको हम अभी देखते हैं। ये ऐसा है हुमायूँ का मकबरा अंदर से, जिसमें ये जो कमरे हैं, वो आपस में गलियारों से जुड़े हुए हैं, जो एक ईरानी जो स्थापत्य कला है, उसकी विशेषता है। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुगल काल में सबसे पहले जो संगमरमर का प्रयोग हुआ था,
मुगल काल में जो सबसे पहले ताजमहल से पहले जो संगमरमर का प्रयोग हुआ था, वो हुमायूँ के मकबरे में पहले हो चुका था और इसमें लाल और बलुआ पत्थर संगमरमर का मिश्रण भी पाया जाता है, यानी मिश्रित रूप से इसमें प्रयोग में लिए गए हैं। इसलिए इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं क्योंकि जो ताजमहल में सामग्री लगाई थी, वो इससे पहले हुमायूँ के मकबरे में लग चुकी थी। इसी मकबरे में पहली बार 4 भाग शैली का प्रयोग भी किया गया था, यानी इसके 4 भाग शैली का प्रयोग किया गया है, यानी चारों तरफ इसके क्या जलाए गए, बाग लगाए गए थे 4 भागों में। हुमायूँ का मकबरा पहली इमारत है जिसको 4 दीवारी से घेरा गया है। इन यानी इसके चारों तरफ क्या बनाई गई है, 4 दीवारी बनाई गई है। शायद बेगा बेगम को डर लग गया होगा, है ना? हुमायूँ को घेर के छोड़ दिया। यानी इसके बारे में एक टिप्पणी की गई है कि महबूब के लिए महबूबा की पेशकश, ठीक है ना? हुमायूँ के मकबरे के लिए कहा गया है कि अपने महबूब के लिए जो हमीदा बानो बेगम है, उसने पेशकश की है ये मकबरा बना के। इसी मकबरे को नेक्रोपोलिस ऑफ द मुगल डायनेस्टी कहा जाता है, यानी मुगल वंश का कब्रिस्तान कहा जाता है। कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मकबरे में लगभग 150 मुगल परिसर के सदस्यों की कब्रें हैं। इसी में हुमायूं के अतिरिक्त 5 मुगल शहजादों जैसे दारा शिकोह है, रफीदौल्ला है, रफी उदरजात है, बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र हैं। इनकी कब्रें भी इसी में हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है ये। सबसे ज़्यादा कब्रें हैं हुमायूं के मकबरे में। ये तो बात करी हमने हुमायूं के मकबरे की। अब हम आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। तो सबसे बड़ा निर्माण था अकबर का, जिसको उसने 10-13 वर्ष तक राजधानी बनाया था अपनी। तो हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। ये है यूपी में फतेहपुर सीकरी, जिसको अकबर का सपनों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मैं ऐसा नगर बनाऊँ, ऐसा घर बनाऊँ, तो इसका भी सपना था कि मैं ऐसा नगर बनाऊँ, यानी फतेहपुर सीकरी अकबर के सपनों की नगरी कहा जाता है, विजय का शहर कहा जाता है और 1986 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया है। अकबर ने जब 1572 में गुजरात विजय करी, तो उसके उपलक्ष्य में इसका नाम बदल के फतेहपुर सीकरी किया था। हम बात करते हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1572 से 1585 तक अपनी राजधानी के रूप में रखा था। 1585 में सबसे पहले एक अंग्रेज आया था, राल्फ फिंच, अंग्रेजी यात्री, जो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था। कौन? राल्फ फिंच था। उसके बाद में अकबर और उसके जो दरबारी हैं, वो लाहौर शिफ्ट हो गए थे। उसने अपने राजनीतिक कारणों से राजधानी है वो लाहौर बना ली थी और अकबर ने लाहौर में भी एक किला बनवाया। अब हम देखते हैं कि क्या कारण था कि अकबर ने फतेहपुर में ये इतना बड़े नगर का निर्माण किया। तो फतेहपुर में एक संत थे शेख सलीम चिश्ती, जिसने आशीर्वाद दिया था अकबर को पुत्र प्राप्ति का, जिसके बाद में 1569 में किसका जन्म हुआ था? सलीम सलीम का जन्म हुआ था, यानी जहांगीर का जन्म हुआ था। और जो जहांगीर का नाम सलीम है, वो भी शेख सलीम चिश्ती के नाम पे अकबर ने रखा था। यानी जो सिकरी पहाड़ी है, वहीं पे अकबर को पुत्र प्राप्ति का जो है वो आशीर्वाद दिया था शेख सलीम चिश्ती ने। 69 में जहांगीर का जन्म हो गया था और 1571 से जो बादशाह अकबर है, उसने फतेहपुर सीकरी के निर्माण के आदेश दे दिए थे। फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था, वो था बहाउद्दीन। बहाउद्दीन यानी कोई बहादुर ही था। बहाउद्दीन कौन था? बहादुर था। वास्तुकार का नाम था बहाउद्दीन। यानी फतेहपुर सीकरी के बारे में स्मिथ ने कहा है, यानी विलियम स्मिथ ने क्या कहा है? विलियम ने स्मिथ ने कहा कि यह अकबर द्वारा पत्थरों में डाला गया रोमांस है। ठीक है ना? कि यह जो पत्थरों में क्या डाला गया है? रोमांस डाला गया है। ये बात किसने कही है? स्मिथ ने कही है। और यही नगर है वो मुगलों का पहला नियोजित शहर था। तो अब हम फतेहपुर सीकरी की ऊपरी-ऊपरी बातें कर ली है। अब हम इसके अंदर जाके देखते हैं कि कौन सी इमारतें इसके अंदर बनाई गई है। जैसे पंचमहल, जोधाबाई का महल बनाया गया है, जामा मस्जिद बनाई है, मरियम के प्रसाद बनाए हैं, रुकैया महल बनाया है, हरम बनाया है, ठीक है? दीवान खास है, इबादत खाना है। तो इस प्रकार से हम अलग-अलग इमारतों की विस्तृत चर्चा करेंगे अभी। अब हम पहले तो एक बात देख लेते हैं कि कोई शहर बनाएगा, ठीक है ना? अगर कोई शहर बनाने की सोचे तो उसमें क्या-क्या चीज़ें बनाएगा? उसमें पहली बात तो ये है कि अपने परिवार वालों के अलग-अलग घर जो है वो रूम बनाएगा। जैसे पत्नी के बना दिए, अपने गुरु के बना दिए, अपने लिए जामा मस्जिद या फिर मंदिर बना दिया, ठीक है ना? और जो पाठशाला बना दी, ठीक है? उस समय उसको मकदम कहते थे, आज हम स्कूल कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। तो उस प्रकार से यानी पीने के लिए तालाब बनवाएगा। तो या फिर कोई जो है वो सलाहकार होगा, उसके लिए कुछ बनाएगा।
तो ये चीज़ें बनाएगा। अकबर ने भी वही किया, अपने रिश्तेदारों के लिए, सहयोगियों के लिए बनाया, अपने जो है वो भगवान के लिए बनाई, मस्जिद बनाई। तो यही चीज़ें अब हमें फतेहपुर सीकरी में पढ़नी है कि अकबर ने क्या-क्या चीज़ें बनवाई थी। अब एक इमारत ये है फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, पंचमहल को ही क्या कहते हैं? हवा महल कहते हैं, ठीक है ना? ये पंचमहल है या फिर हवा महल है, जो स्तंभों पे टिका हुआ है, यानी बौद्ध जो विहार होते थे, उस शैली में है ये। स्तंभों पे टिकी हुई जो एक इमारत है, उसको अकबर ने बोला पंचमहल या फिर हवा महल। ये है एशिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार यानी बुलंद दरवाजा, ठीक है ना? या फिर फतेहपुर सिकरी का प्रवेश द्वार पे क्या बनाया है? बुलंद दरवाजा बनाया है, वो जो एशिया का सबसे बड़ा है, यानी टेलेस्ट गेटवे, जो एक स्कंद शैली में निर्मित है। 1572 में गुजरात को जीत के अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था, जो 40 मीटर ऊंचा है। ये है जोधाबाई का महल, जो फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है, ठीक है ना? सबसे बड़ा महल जोधा जो थी, वो सबसे प्रिय रानी थी अकबर की। इसे साबिस्तान-ए-इकबाल भी कहते हैं। इकबाल का अर्थ होता है भाग्य, ठीक है ना? या फिर जो योग्य होता है उसके लिए भी इकबाल का यूज़ करते हैं। यानी साबिस्तान-ए-इकबाल कहते हैं जोधाबाई के महल को। यानी ये जोधाबाई का महल है, जो फतेहपुर सीकरी की सबसे बड़ी इमारत है। यानी अकबर ने 2 रानियों के महल बनाए थे, एक तो हिंदू रानी जोधा के लिए और एक मुस्लिम रानी थी, बेगम रुकैया या फिर बेगम रुकैया महल को हम शीश महल भी कहते हैं, जो जिसके बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा है कि मुगल स्थापत्य कला की क्या है, रत्न है। किसके बारे में? जो तुर्की सुल्ताना थी, उसके प्रासाद के बारे में। बेगम रुकैया महल को शीश महल कहते हैं और जो तुर्की सुल्ताना के महल हैं, उसको पर्सी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य का रत्न कहा है। हम देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी में 3 रानियों के महल हैं। जोधाबाई का महल जो हिंदू रानी थी, जिसको सविस्तान-ए-इकबाल भी कहते हैं उस महल को। फिर दूसरा महल था मरियम, जो बेगम रुकैया का महल, जिसको शीश महल कहा गया है। मिर्ज़ा हिंदाल की पुत्री थी बेगम रुकैया और एक थी तुर्की सुल्ताना, ठीक है ना? तुर्की सुल्ताना के महल हैं यहाँ पे। तुर्की सुल्ताना के महल के बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा है कि मुगल स्थापत्य कला का रत्न है। यानी रत्न किसके महल को कहा है? सुल्ताना के महल को कहा है रत्न, ठीक है ना? और किसने कहा है? पर्सी ब्राउन ने कहा है। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे कि जो तुर्की सुल्ताना थी ना, जो तुर्की सुल्ताना थी, उसके पास में ब्राउन कलर का यानी पर्सी ब्राउन कलर का क्या था? रत्न था, ठीक है ना? यानी तुर्की सुल्ताना के पास ब्राउन कलर का रत्न था, ठीक है? यानी तुर्की सुल्ताना महल, पर्सी ब्राउन और रत्न, मुगल स्थापत्य कला का क्या कहा गया है? रत्न कहा गया है। तो हमने पर्सी ब्राउन को ब्राउन नाम से याद रखा और जो तुर्की सुल्ताना है, उसको सुल्ताना याद कर लिया और जो रत्न है, उसको हमने जो ये टिप्पणी की गई है मुगल स्थापत्य कला का रत्न, उसमें से हमने रत्न याद कर लिया, यानी तुर्की सुल्ताना के पास क्या था? ब्राउन कलर का रत्न था। फिर हम बात करते हैं जामा मस्जिद की, यानी पूजा-पाठ के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। तो ये अपना मंदिर भी तो बनवाएगा शहंशाह, तो यहाँ पे बनवाई जामा मस्जिद, यानी इसने मस्जिद का निर्माण किया, जो फतेहपुर सीकरी की धार्मिक इमारतों में प्रथम इमारत थी। यानी जो धार्मिक इमारत बनी, उसमें से प्रथम इमारत क्या थी? जामा मस्जिद, जिसके बारे में फर्गुसन ने कहा है, यानी जामा मस्जिद के बारे में फर्गुसन ने कहा है कि ये पत्थर में रूमानी कथा है। फर्गुसन ने, यानी क्या नाम है? फर्गुसन। फर्गुसन ने इसके बारे में क्या कहा है कि ये पत्थर में रूमानी कथा है, रूमानी कथा। हम रूमानी क्या होता है? रूमानी भगवान होता है, यानी रूह की बात सुने वो। तो रूमानी रूमानी कथा किसके बारे में कहा है? यानी जामा मस्जिद के बारे में कहा है, क्योंकि यहीं पे भगवान सुनते हैं, ठीक है ना? यहीं पे अल्लाह सुनता है, दुआ सुनता है। तो रूमानी कथा किसने कहा? फर्गुसन ने। किसको कहा? तो जो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है, उसके बारे में ये टिप्पणी करी थी फर्गुसन ने। क्योंकि ये संगमरमर से निर्मित अकबर की सर्वोत्कृष्ट इमारत मानी जाती है फतेहपुर सीकरी की। इसे फतेहपुर सीकरी का क्या कहते हैं? गौरव भी कहते हैं, ठीक है ना? फतेहपुर सीकरी का गौरव। इसे मस्जिद-ए-जहाँनामा भी कहा जाता है। इस मस्जिद के आंगन में शेख सलीम चिश्ती और उनके पुत्र यानी पोता इस्लाम खां का मकबरा भी है। हम बात करते हैं कि इसके आस-पास में ही किसका मकबरा है? शेख सलीम चिश्ती का
और इस्लाम खां का, तो उसके बारे में हम देखते हैं। यानी जामा मस्जिद के परिसर में 2 इमारतें हैं, एक तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और दूसरा इस्लाम खां का मकबरा। यानी दादा-पोते का मकबरा है यहाँ पे, शेख सलीम चिश्ती और उसका पुत्र कौन था? इस्लाम खां, ठीक है ना? जो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, उसके दक्षिण में ही किसका है? इस्लाम खां का। ये इस्लाम खां मुगल सेना के जनरल भी थे। जैसे हम देख रहे हैं, ये है इस्लाम खां का मकबरा, जो जामा मस्जिद के परिसर में ही है, यानी जामा मस्जिद के पास में ही है, दोनों मकबरे। हम देखते हैं ये जोधाबाई का महल है, जो सबसे बड़ा है फतेहपुर सीकरी के महलों में, जोधाबाई का महल। अब अकबर के नवरत्नों में एक व्यक्ति था, बीरबल, यानी जिसने दीन ए इलाही में सबसे पहले हिंदू शामिल होने वाला था बीरबल। ये बीरबल महल है, 2 मंजिला महल। ये है फतेहपुर सीकरी में दीवान ए खास। क्या है? दीवान ए खास, यानी ये बाहर से देखें तो 2 मंजिला लगती है ना? ये 1 मंजिल हो गई, ये दूसरी मंजिल हो गई, यानी बाहर से कोई देखता है तो ये 2 मंजिल लगती है। विशाल वर्गाकार भवन है, लेकिन ये 1 मंजिला है अंदर से, जिसके मध्य में खिले कमल के आकार जैसा अकबर का राज सिंहासन है और सिंहासन एक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित है, जिसको जोड़ने के लिए 4 रास्ते हैं, जो अब हम देखते हैं इनको अंदर से। यानी ये दीवानी खास अंदर से ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे राज सिंहासन हो, यहाँ पे जो 4 है वो रास्ते जा रहे हों अकबर के पास आने के लिए, और इसमें कोई दूसरी छत नहीं है, अंदर से ये एक ही छत है, ठीक है ना? दीवाने खास की। अब अकबर ने एक इमारत और बनाई, जिसमें जो धर्मशास्त्री थे, वो धार्मिक बहस कर सकते थे, बैठ के बातचीत कर सकते थे और अनेक मुद्दों पे भी वो डिस्कस कर सकते थे। तो ये है इबादत खाना, है ना? इबादत खाना 1575 में अकबर ने बनवाया था, जो धर्मशास्त्रियों के लिए, यानी जो मुस्लिम सुन्नी थे, उनके लिए बनाया गया था, जहाँ पे बैठ के ये चर्चा करते थे विभिन्न विषयों पर। एक नाम आता है चहार सुख, यानी फतेहपुर सीकरी में एक जगह है, यानी जहाँ पे सभी रह रहे हो तो वहाँ पे क्या चाहिए? बाज़ार भी तो चाहिए, है ना? तो ये बाज़ार का नाम क्या था? चहार सुख, यानी चर-चर सुख, है ना? सुख मार्केट से सामान लाओ और सुख पाओ, नहीं? तो बाज़ार के लिए इसने चहार सुख नाम लिया और ये चहार सुख का गेट है, यानी जो मार्केट है उसका गेट है यहाँ पे। अब मस्जिद भी हो गई, रहने के लिए जगह भी हो गई, अब शहज़ादों के पढ़ने के लिए भी तो कुछ हो। तो शहज़ादों की जो पाठशाला होती थी उसको कहते थे मकतब। क्या कहते थे? मकतब, जिसमें राजवंशीय बालक-बालिकाओं की पढ़ाई होती थी। तो अब हम इमारतों को एक साथ देखते हैं कि ये हो गई, क्या है? चारदीवारी है फतेहपुर सीकरी की, ठीक है ना? इस प्रकार से। ये यहाँ पे नगर बसाया था। ये बुलंद दरवाज़ा है जिसके अंदर से प्रवेश किया जाता है। सामने जाते ही क्या आती है? जामा मस्जिद आती है, ये व्हाइट-व्हाइट दिख रही है यहाँ पे, जामा मस्जिद। और इसके बगल में ही क्या है? इस्लाम खां का मकबरा। ये इस्लाम खां का मकबरा दिख रहा है हमें। इसमें हम देखें तो ये जो पानी है, ये है अनूप तालाब। कौन-सा तालाब है? अनूप तालाब। और यहाँ पे जो सभाएँ की जाती थी, ये राजा का सिंहासन था, जहाँ पे वो सभाएँ करता था। यहाँ पे ये दीवान-ए खास है, 2 मंजिला भवन जो अभी हमने देखा था, दीवान-ए खास, ठीक है ना? और यहाँ पे ये है पंच महल या फिर हवा महल दिख रहा है। पे ये फतेहपुर सीकरी के अंदर का जो प्रांगण है, ये यहाँ पे जामा मस्जिद है, ठीक है ना? अब हम इन पे थोड़ी और सरसरी चर्चा कर लेते हैं। ये मान लीजिए बाउंड्री है किसकी? फतेहपुर सीकरी की, है ना? ये फतेहपुर सीकरी की बाउंड्री है। ये यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है? यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कौन से प्रांगण में है? तो जामा मस्जिद के प्रांगण में है। जामा मस्जिद के प्रांगण में शेख सलीम चिश्ती और उसके पोते इस्लाम खां का मकबरा भी है, यानी दोनों के मकबरे हैं। यहीं पे पंच महल और हवा महल है। और यहाँ पे इनकी अकबर की जो फैमिली के लिए जो-जो बनाए थे उनकी बात करते हैं महलों की, तो जोधाबाई का महल, शबिस्तान-ए-इकबाल, बेगम रुकैया का महल, शीश महल और हरमसरा। हरमसरा जो हरम कहते थे जिसमें रानियाँ सभी रानियाँ रहती थी, हरमसरा अन्य रानियों के लिए बनाया था। बीरबल महल, दीवान-ए खास, अनूप तालाब और इबादत खाना मतलब जो धर्मशास्त्रियों की जो चर्चा का जगह जगह थी वो था इबादत खाना, उपासना कक्ष और शहजादों का मकतब यानी पाठशाला और चहार सुख यानी बाजार, ये इसमें और इमारतें थी। तो हम इनकी टिप्पणियों की बात करते हैं कि 2-3 टिप्पणी आई हुई हैं इसके बारे में।
हमने पढ़ा था कि पर्सी ब्राउन ने तुर्की सुल्ताना की महल के लिए कहा कि मुगल स्थापत्य कला का रत्न है। जो जामा मस्जिद है, उसके बारे में फर्गुसन ने कहा था कि ये पत्थर में रूमानी कथा है। यानी जामा मस्जिद के बारे में किसने कहा? फर्गुसन ने कहा कि ये पत्थर में रूमानी कथा है। फर्गुसन ने ही फतेहपुर सीकरी के बारे में कहा कि जो सीकरी है, वो उस महान व्यक्ति की परछाई है, जिसमें इसको बनाया है जिसने इसको बनाया है। यानी अकबर की ये परछाई है फतेहपुर सीकरी, ये बात भी फर्गुसन ने कही। यानी जामा मस्जिद के बारे में भी टिप्पणी की थी फर्गुसन ने, और फतेहपुर सीकरी के बारे में भी कही थी। और इसके बारे में जो स्मिथ महोदय हैं, उसने कहा था कि ये पत्थर में ढला हुआ रोमांस है। ठीक है। फतेहपुर सीकरी के बारे में अबुल फजल ने कहा कि अकबर ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई तथा अपने मस्तिष्क व हृदय की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक पहना दी। ठीक है ना? जो अपनी मस्तिष्क की जो भी योजना थी, अपने आइडिया थे, उसको पत्थर में डाल दिया। ये बात किसने कही? अबुल फजल ने। हमने फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी के अंदर की इमारतों को विस्तृत चर्चा कर ली। अब हम इस बुक में जो भी दिया है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। फिर आगे हम आगरा के किले की और जो अन्य किले अकबर ने बनाए थे, जैसे इलाहाबाद का, अटक का, उसके बारे में हम बात करेंगे। फतेहपुर सीकरी यानी सिटी ऑफ प्रोफेंसी। फतेहपुर सीकरी को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। बाबर 1527 में खानवा के युद्ध की पूर्व संध्या पर यहाँ आया था। उसने इसे सीकरी कहा था। यानी सीकरी नाम देने वाला कौन था? बाबर था, जो 1527 में संगा के साथ में जो खानवा का युद्ध लड़ा था, उससे पहली रात में यहाँ पे आया था ये, यूपी में। तो विजय के उपलक्ष्य में उसने यहाँ पर एक बगीचा बनाया था, जल महल और बावड़ी भी बनाई थी। यानी पानी की, जल की और बगीचे की सुविधा तो इसको कौन करके दे गया था? जो है वो बाबर कर गया था। ठीक है ना? आगे हम बात करेंगे कि विजय के शहर के रूप में जाने जाने वाली फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने 1571 से 73 के मध्य कराया था। इसे अकबर ने आगरा के स्थान पे अपनी राजधानी बनाया। अकबर यहाँ 13 वर्षों यानी 72 से 85 तक रहा था। अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपरांत फतेहाबाद रखा इसका नाम, जिसके बाद में फतेहपुर सीकरी कहा जाने लगा था। फतेहपुर सीकरी के बाद में ही नाम चेंज हुआ था, और जो नहीं, गुजरात विजय के बाद में ही नाम चेंज किया था, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही 1572 में यहाँ पे अकबर ने जामा मस्जिद के दक्षिण में बुलंद दरवाजा बनाया था। ये 75 में पूर्ण हुआ था। 40 मीटर ऊंचा, एशिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। ये ईरानी अर्ध गुम्बदीय एवं चाप स्कंद शैली में निर्मित है। अंग्रेजी यात्री राल्फ फिंच 1585 में फतेहपुर सीकरी आए थे, और उसके बाद में अपने दरबारियों के सहित अकबर ने अपनी नई राजधानी लाहौर को बना लिया था। अकबर के जीवन का यह सर्वाधिक सृजनात्मक काल था, जिसमें सभी मुगल संस्थानों जैसे इबादत खाना, दीन-ए-इलाही, झरोखा दर्शन, सुलह-कुल के सिद्धांत, ये हमने पढ़ लिए थे। जो प्रशासन था, हमने मुगल प्रशासन में पढ़ लिए थे ये बातें कि इबादत खाना क्या है, दीन-ए-इलाही क्या था, ठीक है ना? सुलह-कुल क्या था? भारतीय कलाओं साहित्यों के उदार संरक्षण देने की नीति की नींव रखी गई। अकबर ने विविध हस्तकलाओं के कारखाने भी स्थापित किए। यानी अकबर ने सबसे पहले जो हस्तकलाओं के हाथ से बने हुए जो कारखाने थे, उसको संरक्षण दिया था। है ना? फिर हम बात करते हैं कि सम्राट अकबर के लिए फतेहपुर सीकरी का विशेष महत्व था, क्योंकि सीकरी की पहाड़ी पर रहने वाले शेख सलीम चिश्ती अकबर के 3 पुत्रों के जन्म की भविष्यवाणी की थी। इसके तुरंत बाद 1569 में राजकुमार सलीम का जन्म हुआ था। अकबर ने सलीम के जन्म के 2 वर्ष बाद यानी 71 में ही फतेहपुर सीकरी के निर्माण के आदेश दे दिए थे। अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी आगरा की राजनीतिक सत्ता और अजमेर की आध्यात्मिक सत्ता के संयुक्त स्वरूप थी। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार बहाउद्दीन था। कौन था? बहादुर बहाउद्दीन। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थरों में डला रोमांस कहा। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने 80-81 में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा बनाया। गुजराती शैली में शिप का काम और पत्थर की जाली का काम बहुत सुंदर है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे के दक्षिण में इस्लाम खां का मकबरा है। पहली बार वर्गाकार मेहराब सीकरी में ऐसे नगर की कल्पना की गई, जिसमें गलियों और सड़कों के स्थान पर प्रांगण में चबूतरे हों। और फतेहपुर सीकरी मुगलों का पहला नियोजित शहर था। ठीक है ना? फतेहपुर सीकरी के प्रमुख जो स्थापत्य निर्माण यानी इसके अंदर की इमारतें, एक नंबर आता है पंचमहल या फिर हवा महल। नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित, क्योंकि ये खंभों पे टिका है। ठीक है ना? तो इसलिए नालंदा में बौद्ध विहारों के जैसा लगता है ये। और ईसाई वास्तुकला का भी प्रभाव है। 2 नंबर आता है जोधाबाई का महल, सबसे बड़ा महल फतेहपुर सीकरी का। इसे शाबिस्तान ए इकबाल भी कहते हैं। जामा मस्जिद संगमरमर से निर्मित इस इमारत को फर्गुसन ने पत्थर में रुमानी कथा कहा है, और इसका निर्माण 71-72 में किया गया। फतेहपुर सीकरी की धार्मिक इमारतों में निर्मित प्रथम इमारत, यानी सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? भगवान से शुरू करेंगे, यानी मस्जिद से शुरू किया इन्होंने।
स्थापत्य की दृष्टि से फतेहपुर सीकरी जामा मस्जिद की अकबर की इमारतों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं, इसे मस्जिद ए जहांनामा कहते हैं। मस्जिद के आंगन में शेख सलीम चिश्ती और उसके पुत्र इस्लाम खां का मकबरा है। फिर आते हैं मरियम के प्रसाद। मरियम उस ज़माने अकबर की प्रमुख राजपूत रानी थी, जो जहांगीर की माँ और जयपुर के राजा बारमल की पुत्री, जिसका नाम हरकुबाई, यानी इसकी कब्र सिकंदरा में अकबर के पास में बनी हुई है। यानी अकबर की कब्र है वो सिकंदरा में है। बेगम रुकैया महल या फिर शीश महल मुस्लिम पत्नी थी और ये हिंदाल मिर्जा की पुत्री थी, तुर्की सुल्ताना। इसके महल को परसी ब्राउन ने मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। हरमशरा, जिसमें अकबर की अन्य पत्नियां रहती थी। बीरबल का महल 2 मंजिला और ये महेशदास यानी अकबर के बीरबल के लिए बनाया गया था। आगे 2 इमारत खास महल और दीवाने खास। दीवाने खास अपने ढंग की अनूठी इमारत थी, बाहर से 2 मंजिली किंतु भीतर से 1 मंजिली विशाल वर्गाकार भवन, मध्य में एक खिले कमल के आकार का अकबर का राज सिंहासन। ये एक स्तंभ पर स्थित था, जिसको जोड़ने वाले लटकते हुए 10-10 फीट लंबे 4 रास्ते थे, जिसको जोड़ने वाले कक्ष के चारों ओर गलियारे थे, जिसका हमने चित्र देख लिया था अभी। आबदार खाना भवन या फिर अनूप तालाब हमने देखा। इबादत खाना 1575 में सीकरी में एक इबादत खाना यानी उपासना कक्ष, जिसमें मुस्लिम सुन्नी धर्मास्त्रियों के लिए धार्मिक बहस करने के उद्देश्य से की गई। दरवाजे सभी धर्मावलंबियों के लिए खोल दिए गए थे, यानी सभी धर्म के लोग इसमें आके डिस्कस कर सकते थे। अब शहजादों का मकदक जो था वो पाठशाला था। चाहरसुख यानी फतेहपुर सीकरी भवनों के निर्माण के क्रम में अंतिम रूप से निर्मित की गई संरचना, यह एक बाजार थी। ठीक है। अब एक विशेष बात आती है कि जोधाबाई और बीरबल थे, जो दोनों क्या थे? हिंदू थे। तो इसके महलों पर भी राजपूत स्थापत्य कला का और मरियम के महलों पे यूनानी स्थापत्य कला का इसमें भाव दिखाई देता है। दीवाने खास में ईरानी, यूनानी, अरबी, राजपूत स्थापत्य कला का समावेश है। इसकी नक्काशी पर दिलवाड़ा के मंदिरों की नक्काशी का प्रभाव है। फर्गुसन ने कहा है कि फतेहपुर सीकरी उस महान व्यक्ति यानी अकबर की परछाई है, जिसने उसको बनाया था। यानी अकबर की परछाई, अकबर की छाँव किसमें दिखती है? फतेहपुर सीकरी में दिखती है। और ये बात किसने कही? फर्गुसन ने कही। अबुल फजल अकबर की स्थापत्य कला में रोशनी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसने आलीशान इमारतों की योजना बनाई। अपने मस्जिद और हरदे की रचना को पत्थर और मिट्टी की पोशाक बनाई थी। यानी अबुल फजल ने तो कहा कि मस्जिद और हरदे की जो रचना थी, उसको मिट्टी की पोशाक पहना दी। और फर्गुसन ने क्या कहा कि ये अकबर की परछाई है। हमने फतेहपुर सीकरी और उसके अंदर की इमारतों की चर्चा कर ली। अब हम आगे बात करेंगे तो लाल किला आगरा और अकबर की जो छोटी-छोटी इमारतें अन्य हैं उनकी। फिर हम आगे जहांगीर स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे।